नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं अश्विनी कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी मैनिएक पे। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम आपका सिलेक्शन बैच की मैथ की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसकी आज आपकी 3rd क्लास है। क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दूं भी ये सीरीज़ आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इस सीरीज़ से आप मैथ और रीजनिंग की दोनों की तैयारी कर सकते हैं। आज मैथ की क्लास है। मैथ में आप सीईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे हरियाणा का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एचएसएससी एग्ज़ाम या यूपी का एग्ज़ाम, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम, यूपी पीएससी का एग्ज़ाम, मतलब कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो जिसमें आपका मैथ आता है, आप वहाँ यहाँ से बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी करने का पैटर्न मैं बता दूं, हम कर रहे हैं मिक्स क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस। इनकी प्रैक्टिस भी क्या, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कैसे आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। साथ साथ मैं उसका कंसेप्ट भी लिखवाऊंगा, आपको वो कंसेप्ट लिखते रहना है और नोट करते रहना है। ऐसे आप करते चले जाओगे, आप देखेंगे भी 4-5 दिन बाद, 4-5 क्लासेस बाद आपको भी क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन देखिए, आपका साधारण ब्याज से है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। मतलब अगर साधारण ब्याज की बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। जिस बच्चे को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता ना, वो भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ये अगर किसी के ध्यान में है तो वो आसानी से कर देगा इसको, अगर किसी को याद नहीं तो याद कर लीजिए। ये पी क्या है, निवेश की गई राशि यानी धन राशि, ठीक है, निवेश राशि। आर क्या है, रेट, दर, कितने दर पर उस पर ब्याज लगेगा। टाइम, कितने समय के लिए वो राशि निवेश की गई यानी धन राशि ली गई है ब्याज पर, ठीक है। फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। इतना समझ में आया। अब उसने कहा भी कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। मान लीजिए कोई राशि पी थी, वो क्या हो गई, तिगुनी हो गई, 3p हो गई। कितने ईयर में, 12 साल में। फिर ब्याज कितने का, कितना हुआ, क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, यानी जो राशि बन चुकी है और जो राशि दी थी उनमें से माइनस कर दें आपस में, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। अब वो कितने वर्षों में क्या हो जाएगी, यही पी राशि 5 गुनी हो जाएगी, यानी यहां पर ब्याज क्या आएगा, 5p में से 1p गया 4p, ठीक है। यानी ये ब्याज क्या हो जाएगा, अब दुगना हो जाएगा। पहले 2p था, अब कितना हो जाएगा, 4p। अगर ब्याज दुगना होगा तो समय भी क्या हो जाएगा, दुगना, यानी 24 साल लगेंगे उसे दुगना यानी 4 गुना यानी 5 गुना होने में, ठीक है भाई। ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब ये कैसे आया, अभी अगर सिंपल इंटरेस्ट 2 गुना हो रहा है तो टाइम भी 2 गुना होगा, ये कहाँ लिखा है रूल में। हमने अभी यहाँ पर आपका फॉर्मूला लिखा है, आपको याद भी हो गया होगा। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। अगर आपकी धनराशि फिक्स है, आपका दर भी फिक्स है क्योंकि दिया नहीं है, दर दर फिक्स है, और राशि भी वही है क्योंकि वही राशि 3 गुनी हो रही है, वही राशि 5 गुनी हो रही है, यानी आपकी राशि जो धनराशि है वो भी फिक्स है। तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, यानी जितना सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा इक्वल टू टाइम भी उतना ही बढ़ेगा। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट हमारा 2 गुना बढ़ा तो टाइम भी कितना बढ़ेगा, 2 गुना से। पता लग गया अब ये। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है, और आपको याद रखना है अगर रेट और टाइम कांस्टेंट हो, यानी ना बढ़े हो ना घटे हो, सेम लिख रखे हो, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। अगर धनराशि और समय कांस्टेंट हो तो रेट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ दे रखा है, ठीक है, ये संख्या का, और एलसीएम दे रखा है ये। यदि संख्याओं में से एक संख्या, यानी एक संख्या की वैल्यू है ये है n1 की, दूसरी संख्या n2 निकालनी है हमें, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, एचसीएफ को जब हम एलसीएम से गुणा करते हैं, ठीक है, तो वो उन दोनों संख्याओं का क्या आता है, मल्टीपल, यानी n1 मल्टीप्लाई n2, उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। अगर आप इतना याद रखेंगे
तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को उड़ाकर फेंक सकते हैं। देखो कैसे, एचसीएफ हमारा 20 दिया है, एलसीएम हमारा 2880 दिया है, N1 की वैल्यू 180, N2 की हमें निकालनी है, तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में यहाँ आ जाएगा 180 हमारा। ठीक है जी, तो अब यहाँ से इसे काट लेंगे, 0 से ये 0 पे गया, 9 से ये 2 पे, 9 से ये 32 पे, 2 से ये 10 पे, तो हमारी N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 को 10 से गुणा करेंगे 320। ठीक है जी, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आप आंसर दे देंगे। तो मेनली आपको ये नोट करना है, इसमें इसे नोट इट कर लीजिएगा अपना। ठीक है, पिछले में मैंने बता दिया आपका फॉर्मूला, तो ऐसे नोट करते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, थोड़े थोड़े से नोट्स होंगे, मैं ज़्यादा नहीं लिखवाता हूँ, ज़्यादा आपको प्रैक्टिस याद रखनी है, प्रैक्टिस से आपको ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर आप नोट्स लिखोगे, नोट्स की रिवीजन आप 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, उसके बाद आप बोर होने लग जाओगे नोट्स से, तो इसलिए आपके दिमाग में वो नोट रखिए, ना कि नोटबुक में। ठीक है, चलिए भाई थर्ड क्वेश्चन पढ़िए। एक वर्ग का परिमाप दिया है 64 सेंटीमीटर, एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से क्या है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। यानी जो भी वर्ग का क्षेत्रफल होगा तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, उससे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कम होगा। ठीक है जी, और पेरीमीटर दिया है स्क्वायर का 64, तो पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का 4 है। पेरीमीटर अगर आपको नहीं पता बिल्कुल भी, तो मैं बता देता हूँ, पेरीमीटर क्या होता है, ये बाहर की लाइन, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। अब ये पता है आपको भी, स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, ए, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो पेरीमीटर क्या हो गया हमारा 4a, और यही पेरीमीटर क्या दे रखा है, 64, यानी 4a की वैल्यू है 64, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। अब जिन बच्चों को पता है स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी लिख लीजिए यहाँ पे, मैं बिल्कुल ऐसे करा रहा हूँ जैसे कुछ भी ना आता हो आपको। ठीक है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर, यानी 16 गुणा 16, तो गुणा करेंगे 256 आ जाएगा आपका एरिया स्क्वायर का। उसने कहा है अगर एरिया का स्क्वायर 256 है ना, स्क्वायर का एरिया 256 है, तो रेक्टेंगल का क्या होगा, उससे 16 कम होगा, तो रेक्टेंगल का कितना हो गया, फिर 16 कम कर दीजिए इसमें से 256 में से, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल का एरिया होगा। ठीक है, अब लेंथ दी है हमें, हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो जो चीज़ यूज़ होंगी मैं लिखता चला जाऊंगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये क्या हुआ था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है भाई, इससे आपको ना एक क्लियर हो जाएगा, एक थोड़ा बहुत ना, कई बच्चों को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, वो भी अच्छे से यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ वो किसके बराबर है, 240 के, लेंथ दे रखी है 20, तो यहाँ से ब्रेथ निकाल लीजिए, ये 20 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से ब्रेथ की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो अब पेरीमीटर निकाल लीजिए स्क्वायर का, यही तो पूछा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला पेरीमीटर के, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा हमारा, ये भी लिख लीजिए, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है भाई, ये जो आपके 4 फॉर्मूले इसमें लगे हैं वो मैंने लिखवा दिए हैं, तो यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 12 प्लस लेंथ कितनी दी है, 20, यानी 12 प्लस 20 32, तो 32 को 2 से गुणा करेंगे, 64 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, इसका पेरीमीटर आ गया रेक्टेंगल का। ऑप्शन डी आप आंसर दे देंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल था, आपको एरिया पेरीमीटर दिया था, पेरीमीटर से हम एरिया निकाल देंगे स्क्वायर का। अब आपको पता है भी रेक्टेंगल का एरिया दिया है, इसमें वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, यानी जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसमें से 16 कम कर देंगे हम। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल आ गया, फिर यहाँ से हमने ब्रेथ निकाल दी, ब्रेथ से हम फिर ये फॉर्मूला लगाकर आपका पेरीमीटर निकाल देंगे, परिमाप निकाल देंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए, फिर से आपका यही लेंथ एंड ब्रेथ पे है। द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 23 मीटर, यानी लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर, यानी लेंथ माइनस ब्रेथ हमारा क्या है, 23 मीटर। ठीक है, इसकी परिधि कितनी है, 206। अभी मैंने पेरीमीटर बताया था, रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो बोलो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही है ना, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हमारा क्या दिया है, 206, तो यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ हमारी क्या आ जाएगी, 103,
लेंथ प्लस ब्रेथ हमारी क्या आ गई 103, और एक ये लेंथ माइनस ब्रेथ कितनी है 23। अगर दोनों को मैं जोड़ दूं इक्वेशन को, दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, तो एल प्लस एल जुड़कर क्या हो गई 2l, प्लस बी और माइनस बी क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, 103 और 23 कितने हो जाएंगे 126। तो यहाँ से लेंथ हमारी कितनी आ गई 63। अब लेंथ आ गई तो इसमें से किस इक्वेशन में लेंथ की वैल्यू रखकर ब्रेथ निकाल दो, इसमें रख लो लेंथ की वैल्यू, यानी लेंथ को मैं 63 लिख देता हूँ, माइनस बी 23, तो माइनस बी, ये 63 उधर जाकर माइनस हो गया तो माइनस 40, माइनस से माइनस गया, बी की वैल्यू क्या आ गई 40। तो एरिया निकाल दो। अब एरिया तो पूछ रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला है भाई बोलो, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी 40 गुना 63, तो ये 4 सी है 12 25, तो ये हो जाएगा 25 20, यानी ऑप्शन डी आप आंसर दे देंगे भाई। अब ये जो बनता था इसमें लेंथ आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर से क्वेश्चन, वो मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस में, देखो इस क्वेश्चन में आपके सारे फॉर्मूले जो बनते हैं वो करा दिए, और इससे मैंने आगे जो अलग थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं वो भी करा दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है तो एग्जाम में भी, इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है ये पूछ रखा है। तो आपके पास है ना दो मेथड है करने के, एक तो आप क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 18 को 5 से कीजिए, 9 को 11 से, तो 18 से 5 से गुणा करेंगे यहाँ क्या आएगा 90, 9 को 11 से गुणा करेंगे 99। तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी हो गई, जिसका उपरला बड़ा आया है गुणा कर कर, तो ये, तो यानी ये अभी छोटी है ये बड़ी है। ठीक है, अब इनमें कंपेयर कर लीजिए, बट हमने देखा यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो गई ना डिफिकल्ट, 24 को 11 से करेंगे, 18 को 13 से करेंगे, फिर आगे देखेंगे फिर और भी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप देखिए नीचे का एलसीएम ले लीजिए आप। ठीक है, ये नीचे वाले हैं ना जो, इनका एलसीएम ले लीजिए 9 18 24 और 36 का। मुझे तो इसका एलसीएम 72 दिख रहा है, पर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप एलसीएम लेंगे तो 3 से गया 3 6 8 12, फिर से 3 1 2 8 4, 2 से कर लीजिए 4 2, फिर से 2 1 2, तो आ गया 72। तो जो एलसीएम आया उसे सभी को उसी एलसीएम से गुणा कर दीजिए, 72 गुणा 5/9। इससे आपका क्या होगा, नीचे का जो आपका ये फ्रैक्शन है ना ये सोल्व आउट हो जाएगी। ठीक है, देखो कैसे हो गई है अब, 13/36 गुणा 72, तो 9 से 8 पे, 18 से 4 पे, 24 से 3 पे, 36 से 2 पे, तो 8 25 40 44 39 36, तो इनमें से जो बड़ा आया वही सबसे बड़ी भिन्न है। तो बड़ी कौन सी है 44, यानी दूसरे वाली 11/18। ठीक है, ऑप्शन सी। सिमिलरली एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, हम करेंगे बिना एलसीएम से, बट वो कैसे होगा, जैसे मैंने दे दिया 3/4 6/3 2/5, तो इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड लगाइए, एलसीएम मत लीजिए क्योंकि ये छोटा है, आसान करने मल्टीप्लाई करना आसान होगा। 4 को 6 से गुणा करेंगे 24, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। ठीक है, ऐसे ही देखा, पहले इन दोनों को गुणा किया और कंपेयर करा, जो इनमें से बड़ा आया वो रख लिया, तो ये छोटा है काट दिया। ठीक है, अब इनमें से देख लो, क्योंकि ये तो छोटा आ गया, बचे ये दोनों, अब इनमें से देख लो, ऐसे भूल जाओ, 6 25 30, 3 दूनी 6, तो इनमें से बड़ा कौन सा आया 30 वाला, यानी यही, तो ये भी गलत, यानी ये भी छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन सा आया 6/3। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक प्रवेश परीक्षा में रितु को 56% अंक प्राप्त हुए हैं, स्मिता को 92% और रीना को 634 अंक प्राप्त हुए हैं। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं 875 हैं, तो तीनों लड़कियों का मिलाकर औसत कितने अंक होगा। तो सबसे पहले आपको देखा रीना के अंक तो हमें दिए हैं, रीना के तो हमें दे रखे हैं 634, हमें किसके निकालने होंगे औसत के लिए, रितु के अंक और सुमिता के अंक। अगर दोनों को मैं जोड़ूं तो कितने प्रतिशत बनेंगे 56 और 92, 148% बनेंगे। किसके, ये टोटल अंकों के, अधिकतम अंक 875 हैं तो 875 का 148 निकाल लीजिए।
तो ये परसेंट हट कर नीचे 100 आ गया, गुणा 875, 25 से 4 पे, 25 से 3 पे, 5 पे, ये 4 से 3 पे 37। अब गुणा कर लीजिए इसे, 37 को 35 से, 35, 17, 18, 21, 11, तो ये हो जाएगा 9, 2, ये यही होगा ना, 35, 3, हाँ 18, ठीक है। तो ये 1, 2, 9, 5 तो आगे किनके, रीतु और स्मिता के मिलाकर अंक, ठीक है। अब 875 ना 634 अंक और हैं, और डिवाइड किससे करेंगे, औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, औसत हमारा क्या होता है, एवरेज, सम, यानी तीनों का सम करेंगे, डिवाइड नंबर, कितने हैं वो 3 है ना, तो नंबर, ठीक है भाई, यानी डिवाइड बाय नंबर, ये आपको फॉर्मूला यहाँ नोट कर लेना है। तो यानी अब 3 से डिवाइड करेंगे इसे एवरेज के लिए, सम हमने निकाल दिया दोनों का, तीनों का जोड़ देंगे, तो 5 और 4 9, अरे भाई क्या हो गया, ग्लिच आ गया, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 18 19, बस 3 से डिवाइड कर लीजिए, ये आ गया आपका 6 से गया, 4 से 3 से, यानी 643 आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ आया ना, ले एक और बार बता देता हूँ मैं, हमें क्या करना है, तीनों का औसत अंक निकालना है, इसका मतलब हमें तीनों के अंक पता होने चाहिए, ठीक है। या तो आप अकेले अकेले करके 56% निकाल लीजिए 875 का, फिर 92% निकाल लीजिए 875 का, फिर दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि हमें तो औसत निकालना है ना, तीनों को जोड़ना है, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट दोनों को प्रतिशत को जोड़कर फिर इकट्ठे 875 का हम 148% निकाल देंगे, जो निकलेगा फिर उसमें 634 अंक भी जोड़ना होगा, क्योंकि एवरेज क्या होगा, तीनों का सम अपॉन डिवाइड बाय 3, ठीक है। फिर आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th पढ़िए क्वेश्चन को। 31 परिणामों का औसत 204 है। अब इसे मैं आपको ना बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, और आपको ना बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसकी। 31 परिणामों का औसत क्या है, 204, ठीक है। तो सम क्या होगा, सम हमारा क्या होगा, अभी मैंने एवरेज का फॉर्मूला बताया, क्या होता है, सम अपॉन नंबर, यही होता है। तो सम यहाँ से क्या होगा, एवरेज गुणा, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर, तो ये नंबर है, ये एवरेज है, तो गुणा कर दीजिए 31 से 4 से, 4 तिया 12, 1 31 दूनी 62, लो हो गया गुणा। ऐसे ही पहले 16 परिणामों का औसत कितना है, 219, तो ये 14, 30, 35, ये हो गया गुणा करके। ऐसे ही अंतिम 16 परिणामों का औसत कितना है, 185, 16 पच्चे, ये रख लीजिए, 16 पच्चे 80, 8, और ये 16 अट्ठे 128, 28 और 8 36, 13, 16 एकम 16 और 13 29, ठीक है। अब क्या कहा उसने, 16वां परिणाम क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ देखिए 16 और 16 कितने होंगे हमारे, 32, और ये कितने हैं हमारे, 31, यानी जब मैंने 32 परिणामों के जोड़ में से 31 परिणामों के जोड़ को निकाल लूंगा, तो वो जो फालतू का 16वां 2 बार लिया गया है, पहले 16 लिए और बाद में 16 लिए, यानी टोटल हमारे 31 थे, हमने पहले भी 16 ले लिए और फिर बाद में भी 16 ले लिए, यानी ये एक 2 बार लिया गया है इस वाले को, तो वही वही तो बचेगा 16वां परिणाम, ठीक है। तो उसे माइनस कर देंगे, यानी इन दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 4, 6, 14, 6, यानी 6, 4, 6, 4 को 6, 3, 2, 4 से माइनस कर देंगे, तो हमारा 16वां परिणाम आ जाएगा, जो कि 140 है, ठीक है। ये तो हो गया ऑप्शन डी, आपने आंसर दे दिया, बिल्कुल बेसिक से किया हमने। आ गया समझ में कैसे हमने किया इसको। चलिए अब देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक, देखिए कैसे करेंगे, ठीक है भाई। चलो भाई देखो शॉर्ट ट्रिक हम करेंगे डेविएशन से। सबसे पहले डेविएशन समझिए क्या होगा, डेविएशन, डेविएशन एक चीज ऐसी लगा लीजिए भी, जो हमारे टोटल एवरेज है ना, जो हमारी टोटल एवरेज जो दी है सभी की, ठीक है, टोटल एवरेज में से बाद की एवरेज में कितने की कमी आई है या कितने बड़ी है, उसे हम डेविएशन कहते हैं। देखो 31 परिणाम हमारे टोटल है, उसकी औसत कितनी है, 204, ठीक है। आगे समझ में,
पहले 16 परिणाम बाद में आए, पहले 16 परिणामों की औसत कितनी है 219, यानी ये 204 219 है, ये कितनी ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, ठीक है, यानी 16 15 ज़्यादा है, ठीक है, 15 ज़्यादा है ये इससे 204 से, ठीक है। अगली देखिए, अंतिम 16 क्या है 185, यानी 204 से 19 कम है, 19 कम है, यानी पूरी कमी कितने की आएगी, दोनों को आपस में जोड़िए, अगर प्लस आया तो ज़्यादा होगा, अगर कम आया तो अगर माइनस आया तो कम होगा, तो 15 और 9 -4, यानी कमी कितने की होगी -4 की। कितने परिणामों पर होगी, कितने परिणामों पर होगी, पहले भी 16 थे बाद में भी 16 है, यानी यहाँ भी 16 गुना होगा, क्योंकि एक पे 15 जुड़ेगा तो 16, 16 पे कितने जुड़ेगा 16 गुना 15, यहाँ भी 16 है, ठीक है। अब यहाँ से अगर दोनों को मैं माइनस करूंगा तो कॉमन भी क्या आएगा 16, देखो ना 16 गुना 15 -16 प्लस करेंगे 16 गुना -19, तो यहाँ से मैं 16 को कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा 15 -19, तो क्या आएगा 16 गुना -4, यही चीज़ तो है। तो यानी 16 चौके 64, तो यानी 64 की कमी होगी किसमें, औसत एवरेज में। तो 204 में से उस 64 को घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 140, ऑप्शन डी। बेसिक से करना है बेसिक से कीजिए, डेविएशन से करना है डेविएशन से कीजिए। अभी नहीं समझ में आया होगा डेविएशन, कोई बात नहीं, अभी 2-4 क्वेश्चन आगे मैं कराऊंगा ना जब, आपको डेविएशन भी समझ आने लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा में 4 लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम है, 4 लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम है, सभी 8 छात्रों का औसत वजन क्या होगा, ठीक है। 4 लड़कों का कितना है 50 किलोग्राम, तो सम कितना होगा 50 गुना 4 200, 4 लड़कियों का औसत कितना है 40, ये बॉयज की बात है ये गर्ल्स की, तो सम कितना होगा 40 गुना 4 160। अब ये 4 और 4 8 टोटल स्टूडेंट हो गए, तो ये भी जोड़ दीजिए 0 6 3 360। अब एवरेज आपको पता है, एवरेज क्या होता है सम अपॉन नंबर, क्योंकि पूछ ही यही रखा है ना औसत वजन कितना होगा एवरेज वेट, तो सम कितना है 360, और ये मैंने बताया है ये आपका नंबर होता है, ये एवरेज और ये सम, तो ये नंबर कितना है 8, डिवाइड कर दीजिए 8 चौके 32 8 पंचे 40, तो आपका आंसर आ गया 45, ऑप्शन सी, ठीक है भाई, समझ आ गया ना। चलिए जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, पढ़िए इसको, कल भी कराया तो मैंने क्वेश्चन, एलिगेशन से होगा ये। एक किराने वाले को 48 प्रति किलोग्राम और 28 प्रति किलोग्राम की दर से चीनी के किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि वह 40 प्रति किलोग्राम का मिश्रण बन जाए। कल मैंने बताया था एक रेट दिया होगा, ये रेट ऑफ सेकंड दिया होगा, मिक्सचर दिया होगा दोनों के रेट का, रेट ऑफ मिक्स 1 और 2 का, फिर क्या आएगा माइनस करके ये वेट सेकंड का और ये वेट फर्स्ट का, ठीक है। ये एलिगेशन है, पहले का रेट दिया है 48, दूसरे का रेट है 28, मिक्स का कितना है 40, माइनस करेंगे ये 8 आ गया, माइनस करेंगे ये 12 आ गया, ठीक है। अब रेशो है तो काट लीजिए, 4 से ये 3 पे गया, 4 से 2, यानी उनके मिक्स होने के वेट का रेशो है 3:2, यही तो पूछा है प्रति किलोग्राम मिश्रण बना सके तो किस अनुपात में मिलाना चाहिए, यानी मिक्स ऑफ फर्स्ट मिक्स ऑफ सेकंड, ठीक है, ये नोट कर लीजिए भाई, ठीक है। ये रेट है, कल भी मैंने कराया था इसी पर क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पी ने 80,000 रुपए से कारोबार शुरू किया और कुछ महीने बाद क्यू 60,000 रुपए के साथ शामिल हो गया, ठीक है। यानी अब देखिए एक क्वेश्चन समझिए इसमें, वर्ष के अंत में लाभ क्या हुआ 2:1 में विभाजित किया गया, तो क्यू ने कितने महीने बाद व्यवसाय शामिल हुआ, कितने महीने बाद व्यवसाय में शामिल हुआ, जो आपका निवेश होगा ना, ठीक है, निवेश को जब मैं समय से गुणा करूंगा तो हमारा क्या आएगा प्रॉफिट, ठीक है। यानी कोई जितना ज़्यादा निवेश करेगा और जितने ज़्यादा समय के लिए करेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, ठीक है भाई। तो यानी अगर मैं पी की बात करूं और क्यू की बात करूं, दोनों का रेशो लूं, तो पी ने करे 80,000
ठीक है, और क्यू ने किए 60,000। अब ध्यान से देखिए, क्यू ज्वाइन हुआ बाद में, आफ्टर सम मंथ, कुछ महीने बाद क्यू ज्वाइन हुआ, यानी पी तो पहले शुरू से ज्वाइन था, और वर्ष के अंत की बात है, यानी पी कितने महीने रहा, 12 के 12 महीने, क्योंकि शुरू से ज्वाइन हुआ, और क्यू कितने महीने रहा, एक्स महीने, पता नहीं ना, तो एक्स मान लेंगे। अब मैंने अभी बताया, निवेश को समय से गुणा करेंगे प्रॉफिट आएगा, यानी ये पहले तो अनुपात में है, 0 से 0 काट लो, ये 6 से 2 पे कट गया, यानी 8 गुना 2 16 बटे एक्स किसके बराबर होगा, हमारे प्रॉफिट के बराबर, और प्रॉफिट का भी अनुपात दिया है, प्रॉफिट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर वाज 2:1। ठीक है भाई, तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स की वैल्यू आ गई 8, यानी क्यू क्या है, 8 महीने ज्वाइन हुआ। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे यहाँ तो 8 ऑप्शन में नहीं है, भाई क्यू 8 महीने ज्वाइन हुआ, ठीक है, यानी कितने महीने बाद होगा, और पी 12 महीने, तो दोनों को माइनस कीजिए, 12 माइनस 8 क्या होगा, 4 महीने का अंतर है, इसका मतलब क्यू क्या है, 4 महीने बाद ज्वाइन हुआ होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये मेन बात है आपकी, निवेश गुणा समय क्या होगा, प्रॉफिट के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, चलिए भाई, पार्टनरशिप से क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, सक्सेसिव डिस्काउंट पूछ रखा है, दोनों को मिलाकर टोटल डिस्काउंट आपका कितना बनेगा सिंगल, अगर दोनों दो डिस्काउंटों को मिलाकर एक डिस्काउंट पूछ रहे तो आपको सिर्फ एक सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाना है। देखिए क्या है, क्या ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ए क्या है पहला डिस्काउंट और बी क्या है दूसरा डिस्काउंट, ये क्या है आपका फर्स्ट और ये क्या है सेकंड डिस्काउंट। ठीक है भाई, इसे नोट कर लेना सक्सेसिव का। ठीक है, तो पहला डिस्काउंट 15, दूसरा डिस्काउंट 30, पुट कर देंगे इस फॉर्मूले, 15 गुना 30 बटे 100, 15 और 30 कितना हो गया 45, ये 0 से 0 45, ये पॉइंट लग जाएगा 4.5, 45 में से 4.5 गए, यानी 45 में से 4 गए 41, और 41 में से 0.5 गए 40.5, आपका क्या होगा आंसर होगा, टोटल डिस्काउंट बनेगा, ऑप्शन डी को आप आंसर दे देंगे। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखने ना है सक्सेसिव मेथड, ये आपका डिस्काउंट में भी नहीं बहुत जगह इस्तेमाल होगा, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इस्तेमाल होगा सक्सेसिव का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल, ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, परसेंटेज से क्वेश्चन है, पॉपुलेशन से बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछता है, जनसंख्या के आधारित क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, जिसमें प्रत्येक वर्ष इसकी वर्तमान जनसंख्या का 1/8 हिस्सा बढ़ जाता है, यानी 8 में से एक हिस्सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी अब बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा 9/8, 8 में एक हिस्सा बढ़ गया तो 8 और 1 9, और टोटल कितने थी 8 थी एक साल के लिए, अब एक साल में 9/8 हो जाएगी बढ़कर, अब वो बड़ा कितना है 2 साल के लिए, यानी 2 साल के लिए तो क्या अगले साल भी क्या होगी 9/8। ठीक है, फिर भी तो 8 में से एक बढ़ेगा, फिर क्या होगा फिर से 9/8, यानी जो 64,000 है वो है अब की जनसंख्या, एक साल में 9/8 बढ़ेगा, दूसरे में भी 9/8 बढ़ेगा, अब जो आएगी वैल्यू वो होगी 2 साल के बाद की जनसंख्या, और वही पूछा है 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी, तो काट लीजिए, ये 8 पे कट गया, 8 8 64 8,000, और ये फिर से 8 पे 1000, 9 9 से 81, 81 को 1000 से गुणा करेंगे 81,000, हमारा क्या होगा आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर कल कह दे भी 5/3 हिस्सा क्या है बढ़ रहा है जनसंख्या का, ठीक है 5 में से 3 हिस्सा बढ़ रहा है, तो अब क्या होगा पहले वर्ष के लिए 8/5, मैं कह दूं मुझे 3 वर्ष के लिए करना है तो मैं क्या करूंगा 8/5 पहले के लिए, फिर से 8/5 दूसरे के लिए, फिर से 8/5 तीसरे के लिए, तो आपको सिर्फ समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ट्रेन से है, कंसेप्ट देख भाई सभी अलग अलग कंसेप्ट आ रहे हैं, आपको नोट करते रहना है, जो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, जो आपको खुद लगता है भी हाँ मेरे लिए अच्छा है नोट करना, वो भी आप खुद कर लीजिए, क्योंकि सभी के नोट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं।
सभी का दिमाग का लेवल डिफरेंट डिफरेंट होता है। एक ट्रेन समान दिशा में क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही दो साइकिलों को क्रमशः 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती है। यानी आपकी ये साइकिल है, साइकिल पर मत जाइएगा भाई, साइकिल में बहुत ज़बरदस्त बना रहा हूँ। ये जा रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। एक और आपकी साइकिल है ये जा रही है आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब ट्रेन इसको पार करेगी ऐसे, ठीक है, ये हमारी ट्रेन है, ऐसे ही पार करेगी। पहली वाली को करेगी 10 सेकंड में पार, दूसरे वाली को करेगी 15 सेकंड में पार। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड पता क्या होती है? कोई चीज जब आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हो, आपने देखा होगा वो गाड़ी जब आपके सेम स्पीड में चलेगी, आपको लगेगा वो गाड़ी तो एक जगह स्टिल खड़ी है जब आप खिड़की में से देखते हो, जबकि चल तो वो भी रही है और चल आप भी रहे हो, आपको लगेगा वो गाड़ी क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो है जब आप उसे ओवरटेक करते हैं। पर जब आपके अपोजिट से कोई गाड़ी आती है दूसरी लाइन से, वो आपके पास से बिल्कुल एकदम तेजी से निकल जाती है, जबकि स्पीड तो उसकी भी इतनी होती है। यही है रिलेटिव स्पीड। यानी रिलेटिव स्पीड कब आपकी कैसे निकलेगी? रिलेटिव स्पीड कॉमन सी बात है, फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने देखा भी जब वो एक ही दिशा में कोई चीज पार हो रही है, जैसे ये आप गाड़ी ले रहे हो और एक गाड़ी आप ऐसे ओवरटेक करने वाले हो अपनी गाड़ी से ऐसे, तो वो गाड़ी आपस में क्या लगेगी, कम स्पीड में है, दोनों पार करने में समय लगेगा, ऐसे लगेगा। बट वही गाड़ी अगर आपके अपोजिट से आ रही हो तो एकदम ऐसे निकल जाएगी बिल्कुल तेजी से, उस समय आपकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा लगेगी आपको। यानी रिलेटिव स्पीड अगर आपकी सेम डायरेक्शन हो, ये मैंने पहले भी बहुत बार करा दिया क्वेश्चन और मैं फिर से ऐसे करा रहा हूँ जैसे पहली बार करा रहा हूँ। रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में है तो उस टाइम स्पीड कम लगेगी ना, तो स्पीड क्या होगी, माइनस। स्पीड ऑफ ए मान लीजिए और स्पीड ऑफ बी मान लीजिए माइनस, ठीक है। और यहीं पर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगी, स्पीड ऑफ ए प्लस होगी स्पीड ऑफ बी के, ठीक है भाई। तो अब मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको जो नोट करना है, ये तो मैंने समझा दिया। तो यानी जो आपकी रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, ए स्पीड ऑफ ए प्लस स्पीड ऑफ बी, किसके लिए, सेम डायरेक्शन के लिए। और रिलेटिव स्पीड आपकी माइनस कब होगी ना, माइनस होगी सेम डायरेक्शन के, सॉरी 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 सॉरी, तो ये होगी आपकी माइनस सेम डायरेक्शन के लिए, एस ए माइनस एस बी। अब ये होगी प्लस आपकी अपोजिट डायरेक्शन के लिए। पता लग गया आपको प्लस क्यों है माइनस क्यों है? आपने देखा अभी वो जब साइकिल को पार कर रही है ना ट्रेन, तो साइकिल भी उसी दिशा में है और ट्रेन भी उसी दिशा में है। मुझे कैसे पता लगा भी वो एक ही दिशा में है? अरे यहाँ लिख तो रखा है एक ट्रेन समान दिशा में, उसी दिशा में। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आपकी क्या होगी, मान लीजिए अब स्पीड, ट्रेन की स्पीड तो हमें पता नहीं है ना, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी, v मान लीजिए आप स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन v, ठीक है। तो यानी अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस होगी क्योंकि सेम दिशा में है, तो v माइनस 10 पहले केस के लिए और v माइनस 15 दूसरे केस के लिए, ठीक है जी। इतना आ गया समझ में? अब देखिए ट्रेन में डिस्टेंस का कंसेप्ट। आपने देखा होगा ट्रेन की लेंथ बहुत लंबी होती है, बट साइकिल की लेंथ क्या होती है, बहुत छोटी, ठीक है। और जब भी ट्रेन साइकिल को पार करेगी तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, देखिए कैसे। जैसे ये आपकी एक, मैं यार ये ना समझिए बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन, आपको लगेगा बहुत समय लग रहा है। मान लीजिए आपकी साइकिल है या पोल है, ये आपकी ट्रेन है, वो कब इसको पार करेगी, जब इसका मुंह यहाँ से शुरू होगा और जब इसकी टेल पूरी ट्रेन की इसको पार कर लेगी। यानी ट्रेन अपने खुद की लेंथ को पार करेगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी, ट्रेन की लेंथ जितनी है उतना डिस्टेंस कवर करेगी। यानी दोनों केसों में देखें साइकिल का डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है ट्रेन की लेंथ के मुकाबले, तो यानी दोनों केसों में डिस्टेंस क्या होगा, सेम, क्योंकि वही ट्रेन सेम ट्रेन क्या कर रही है, दोनों साइकिलों को पार कर रही है। तो यानी डिस्टेंस फर्स्ट केस में क्या है, बराबर दूसरे में। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें दिया है, इनटू कर देंगे टाइम, अगर दोनों को इक्वल लेना है तो गुणा 10, और यहाँ भी क्या करेंगे, गुणा
11। ठीक है भाई, आगे समझ में। सोल्व कर लीजिए। 10वीं माइनस 100, 11वीं माइनस ये 10 इधर आकर 20 बच गया, और ये इधर 65। तो आपकी v क्या माननी थी हमने, स्पीड ऑफ ट्रेन वही निकालनी थी, जो कि आ गई हमारी 65 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th। फाइंड द मीडियन फ्रॉम द टेबल बिलो। मीडियन कैसे निकाल लेंगे, चलो इस क्वेश्चन को मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। अभी मैं ये आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए ये देखिए, ये मैंने इसीलिए छुटवाया है क्योंकि ये भी आपका स्पीड टाइम पर ही बेस है क्वेश्चन। बस इसमें क्या है, आपका ये टॉपिक कौन सा है, बोट एंड स्ट्रीम। इसको भी ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, बोट एंड स्ट्रीम। अब मैं बोट एंड स्ट्रीम के बारे में क्वेश्चन शुरू कराने से पहले थोड़े से कंसेप्ट बता देता हूँ, वो आपको नोट कर लेने हैं। सबसे पहले ये आपकी स्ट्रीम है, यानी जल। इसकी इस तरफ ये जल चल रहा है, और ये आपकी बोट है। ठीक है, बोट है या कोई व्यक्ति है जो तैर रहा है जल में, ठीक है, सेम ही बात है। ठीक है, देखो ये भी अगर इस दिशा में चल रहा है, तो स्पीड ऑफ बोट को हम क्या मानेंगे, स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ डाइवर जो तैर रहा है, एक ही बात है, उसे हम मानते हैं x, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम मानते हैं y। ये चीज नोट कर लीजिए आप, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम क्या मानेंगे, y। ठीक है भाई, अगर मान लीजिए वो क्या है, एक ही दिशा में चल रहा है, ये पानी भी इसी दिशा में है चल रहा है, और यहाँ पे बोट भी इसी दिशा में चल रही है, सेम दिशा में चल रही है, तो पानी क्या करेगा, वही पिछले वाला केस है। इस केस में रिलेटिव स्पीड आपकी क्या होगी, रिलेटिव स्पीड यानी डाउनस्ट्रीम। ठीक है, स्पीड डाउनस्ट्रीम की, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी आपकी, आप कहेंगे ये होगी आपकी ज़्यादा या कम। अगर पानी की दिशा में बोट चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, पानी क्या करेगा, उसकी मदद करेगा बोट को तेज करने में। जबकि पिछले केस में हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, वो गाड़ी एक ही दिशा में चल रही थी, तो वो स्पीड हमें कम दिख रही थी। बट यहाँ क्या होगा, इसका उल्टा, यहाँ स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी यहाँ क्या होगी, x प्लस वाई। ठीक है, और यहीं पर अगर अपस्ट्रीम स्पीड की बात करें, यानी अब क्या है, उल्टा है इससे। अपस्ट्रीम का मतलब पानी इससे उल्टा चल रहा है, बट बोट क्या है, दूसरी दिशा में ले जानी है, तो पानी क्या करेगा, बोट को कम करने की स्पीड करेगा कोशिश, स्पीड को, बोट की स्पीड को क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, माइनस, और दोनों को हम करते हैं 2 से डिवाइड। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। डाउनस्ट्रीम स्पीड कैसे निकलती है, क्या करते हैं, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को जोड़कर 2 से भाग। अपस्ट्रीम कैसे निकलेगी, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को माइनस करके 2 से भाग। अच्छा, अब एक और छोटा सा कंसेप्ट इसका मैं बता दूं। अगर आपको डाउनस्ट्रीम की स्पीड दी हो और अपस्ट्रीम की स्पीड दोनों की दी हो, तो आप x की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, यानी स्पीड ऑफ बोट कैसे निकाल लोगे, तो आपको दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर लेना है। ऐसे ही आपको y की वैल्यू निकालनी हो, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम की वैल्यू निकालनी हो, तो कैसे निकलेगी, दोनों को माइनस करके 2 से भाग। ठीक है, बस ये आपके जो फॉर्मूले हैं ये नोट कर लीजिए भाई, ये एक, ये 2 और ये 3। बस जिसने ये कर लिए वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेगा। पता लग गया, स्पीड ऑफ बोट को हम x कहेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को y। डाउन स्ट्रीम में क्या है, पानी भी उसी दिशा में चल रहा है, हमारी बोट भी उसी दिशा में चल रही है, यानी स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी। क्यों, क्योंकि पानी स्पीड बढ़ाने में मदद करेगा, तो 2 से भाग कर लेंगे इसमें। अप स्ट्रीम में क्या है, पानी उल्टी दिशा में है, बोट दूसरी दिशा में है, तो पानी उसे रोकेगा आगे जाने से, इसलिए -2। ठीक है, अगर स्पीड ऑफ बोट निकालनी हो तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम को जोड़कर 2 से भाग, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी हो, पानी की गति निकालनी हो, धारा की गति निकालनी हो, तो d-u/2। कर लिया नोट। चलो भाई अब करेंगे इसका क्वेश्चन। ठीक है, उसने पढ़ा 14 घंटे में एक आदमी नाव से 48 किलोमीटर दूर एक स्थान तक जाता है।
ठीक है, और वापस आता है, यानी ये 2 स्थान है 48 किलोमीटर दूर। तो ये व्यक्ति यहाँ गया और वापस आया, 14 घंटे लगे उसे। ठीक है, वह पाता है कि उसे धारा के अनुकूल, यानी ही फाइंड्स दैट ही कैन रो विद द स्ट्रीम, यानी ये डाउन स्ट्रीम है क्योंकि पानी के साथ चल रहा है ना वो। कितना? 4 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस दे रखा है किसका? डाउन स्ट्रीम का। कितना? 4। कभी भी इन क्वेश्चनों को ना हम रेशो से करेंगे, देखिए मैंने यहाँ भी रेशो लिख रखा है 4। और सेम टाइम लगेगा किसना? अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने में। कितना डिस्टेंस? 3 किलोमीटर। तो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है? 3। यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है? टाइम क्या दिया है? सेम। अगर आपने स्पीड का फॉर्मूला देखा हो, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम सेम है तो यानी टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस के बराबर। यानी अगर यहाँ डिस्टेंस का रेशो ये है तो स्पीड का रेशो भी क्या होगा? 4:3। हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी हमें क्या निकालनी है? y की वैल्यू। और अभी मैंने फॉर्मूला बताया था y की वैल्यू कैसे निकलेगी? d माइनस यू बाई 2, यानी 4 माइनस, भाई ये 2 नहीं होगा यहाँ पे, ये मैंने कहाँ करा दिया 2? तो d माइनस यू होगा। तो 4 में से 3 गया 1, ये होगी y की वैल्यू। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। हाँ भाई, ये एक चीज़, ये 2 को हटा देना। ठीक है, ये मैंने गलती से उसका बता दिया, ये वाला, ये मैंने अभी बताया था ना, u इज इक्वल टू क्या होता है ना, x इज इक्वल टू क्या होता है? d प्लस यू बाई 2, एंड y क्या होता है? d माइनस यू बाई 2। y आपको पता है किसे बोलते हैं हम? स्पीड ऑफ स्ट्रीम को, वही निकालनी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी भाई ये पहली लाइन की। अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो तो आप इतने से इसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करिए अब। ये तो सिंपल है। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? एक्स का स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब जो भी आपका ऑप्शन होगा वो भी किसी ना किसी का स्क्वायर ही होगा। ठीक है, बट 20 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, 12 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। बचे क्या? 16 और 4। ठीक है, या तो 16 देख लीजिए पुट करके, या 4 देख लीजिए। मान लीजिए मैं 16 ले लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर मैंने क्या ले लिया? 16। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 4, क्योंकि ये स्क्वायर उधर रूट चला जाएगा और ये किसका रूट है? 4 का। पुट कर लीजिए अब इसमें, 3 की पावर 2 रूट 4 इज इक्वल टू 41 रूट 4 माइनस 40 रूट 4। रूट 4 किसका है? 2 का। रूट 4 क्या आता है? अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या आती है? 2। तो यानी यहाँ पे क्या जाएगा? 2, 2 से 2 गुना करेंगे 4, 3 की पावर 4। ये क्या है? 41 का स्केयर हो जाएगा ये भी, ये 40 का स्केयर। और जिस बच्चे को पता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर हमारा क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। भाई ये आइडेंटिटी नोट कर लीजिए, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ठीक है, तो यानी 41 प्लस 4 40, और 41 में से चली गई 1। 3 की पावर 4 क्या होता है? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो 81 बराबर 81 आ गया, यानी ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सेट बैठ गया इसमें, ऑप्शन सी। और इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही सही कर सकते हो। अगर आप बिना ऑप्शन से कर कर देखोगे भाई, आपकी टाइम टाइम फीस हो जाएगी इसमें। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द वैल्यू निकालिए रूट 5 की, इन्फिनिटी तक है, सीधा आंसर 5, खत्म। ऑप्शन बी। देखो कैसे, एक्स के बराबर मान लीजिए इसको, मान लीजिए। आप स्केयरिंग कर लीजिए रूट हटाने के लिए बोथ साइड। स्केयरिंग करेंगे तो ये स्केयर पहले वाले रूट से कट जाएगा, तो बचेगा क्या? एक्स स्केयर इज इक्वल टू 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 इन्फिनिटी। और आपने देखा भी यही रूट 5 की वैल्यू क्या है हमारी? अभी तो मानना है हमने एक्स के बराबरी से, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? 5x एक्स स्केयर, एक्स से ये स्केयर कट गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो हम इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं सीधा इसको 5, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए भाई
साइन ए दिया है, स्क्वायर करना है, यानी ये तो यार बिल्कुल सिंपल है। साइन ए की वैल्यू दे रखी है 4/5, तो इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 25, तो क्या 16 25, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई ये समझिए क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं आपको ना, वैसे तो मुझे आंसर दिख रहा है इसका 180 में से 25 के कितना आएगा 20, 155 आंसर इसका। ठीक है, ये मुझे दिख गया ऑप्शन ए, बट मैं चाहता हूँ आपको भी दिखे। तो कैसे दिखेगा, एक चीज़ समझिए, मान लीजिए आपका एक सर्कल है, ये सर्कल, ठीक है। अगर सर्कल से कोई भी आपका टेंजेंट, टेंजेंट पता क्या होता है, जो सर्कल को बाहर से टच कर कर लाइन चली जाए ऐसे, ठीक है, वो हमेशा सर्कल के सेंटर के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, मान लीजिए ये भी एक टेंजेंट है, ये भी ऐसे बाहर से टच कर कर चलेगी, तो इसका मतलब ये भी क्या बनाएगी, 90 डिग्री का कोण। आगे समझ में। और ये जो कोण बना है ये क्या है, थीटा मान लीजिए। तो इसकी वैल्यू पूछ ले आपको, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो बिल्कुल सिंपल है, ये 90 90 क्या हो गया 180, और ये पूरा एक देखिए क्वाड्रिलेटर बन गया, यानी 4 एंगल बन गए, और 4 एंगल का सम क्या होता है 360, तो यानी 90 प्लस 90 प्लस एक्स मान लीजिए इसे प्लस थीटा, किसके बराबर होगा 360 के, 90 90 क्या हो गया 180, 180 प्लस एक्स प्लस थीटा क्या है 360 के, और ये 180 उधर माइनस हो गया, तो क्या हो गया 180 प्लस थीटा। भाई इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, आप खुद देखिए ना, ये 90 90 180 है, तो 360 में से 180 के बचे क्या 180, यानी इन दो एंगल का जोड़ भी क्या होगा हमारा 180, आमने सामने वाले का क्या होगा 180, इसमें भी क्या आमने सामने वाले का 180, और इस केस में भी आमने सामने वाले का 180। तो यानी ये अगर इसे मैं x मान लूँ, तो इन दोनों के आमने सामने वाले का जोड़ क्या होगा 180, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 25, जो कि है 155 डिग्री। आ गया भाई समझ में। ये 90 क्यों है, क्योंकि देखो ये टेंजेंट इसे टच कर कर चला गया, ये टेंजेंट इसे टच कर कर चला गया, और सेंटर के साथ कितने डिग्री का भी बताया 90 डिग्री का कोण। ये नोट करना है कर लीजिए नोट, वरना आपको पता तो लग ही गया है। ठीक है, थोड़ी लाइन ज़्यादा खतरनाक मार दी। ठीक है, ROS निकालना था, यही है भाई ROS। ठीक है, चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका 20th क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क से है। कल भी टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन कराए थे, आज टाइम एंड वर्क एंड वेजिस, दिहाड़ी देंगे अब उनको, काम करने के पैसे मिलेंगे बच्चों। ए अलोन कैन डू वर्क इन 25 डेज, ए कितने दिन में काम करता है 25 दिन में, बी कितने दिन में काम करता है 40 दिन में। अब टोटल काम निकालना हो, कल बताया था मैंने, दोनों कैल्शियम लेंगे, 40 और 25 कैल्शियम होगा 200, ये 25 से गुणा 8 और 40 से गुणा 5। अब जो ये मल्टीपल है ना, ये क्या है, काम जो वो करते हैं, काम क्षमता, दक्षता कहते हैं जिसे हम, एफिशिएंसी कहते हैं जिसे हम। ठीक है भाई, जितनी की जिसकी काम करने की क्षमता होगी वो उतने ही तो पैसे लेगा, यानी जो ये 5200 रुपये हैं वो इनमें क्या बटेंगे, ऐसे ही बटेंगे 8 यूनिट और 5 यूनिट में। यानी अगर मैं इसे मान लूँ 5200, ये कितने की वैल्यू है, दोनों की जोड़कर दिहाड़ी होगी 8 और 5 13, और निकालना क्या है हमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर शेयर, तो 8 और 5 के बीच का डिफरेंस, तो 8 में से 5 गए, 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 13 से 4 पे गया, 400 दिए 1200। ठीक है, अब जिन बच्चों के बिल्कुल कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो आप इसे x मान लीजिए, मान लीजिए ये 8x है, दूसरे भी क्या है 5x, दोनों को जोड़कर दिहाड़ी मिलेगी 5200। ठीक है, तो 8 और 5 13x की वैल्यू क्या हो गई 5200, x की वैल्यू क्या आ गई 400। उसने क्या पूछा, इनके बीच का डिफरेंस निकालिए, यानी 8x और 5x के बीच का डिफरेंस, तो 8x में से 5x गए, कितना बचा 3x, यानी 3 गुणा x की वैल्यू क्या है 400, जो कि आपकी क्या है 1200। तो आपको ऐसे करना है ऐसे कीजिए, वैसे करना है वैसे कीजिए, ये आपको पता लग गया ना, ये इतना का आप चाहे नोट कर लीजिए। ये क्या है टोटल वर्क, ये क्या है टाइम। ठीक है, टाइम इंटू एफिशिएंसी हमारा टोटल वर्क बनता है। देखो 25 को 8 से गुणा कीजिए टोटल वर्क, 40 को 5 से गुणा कीजिए टोटल वर्क। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए टाइम इंटू एफिशिएंसी किसके बराबर होता है टोटल वर्क के, यानी समय गुणा दक्षता किसके बराबर होगी टोटल कार्य के। ठीक है, लो भाई
मैंने कोई क्वेश्चन स्किप करवाया था क्या? हाँ, ये मीडियन वाला, एक ये भी रह गया, ये भी कर देते हैं अभी। पढ़िए इसको, पढ़िए। क्या आपको सिर्फ एक टेबल दी है, इसको टेबल को बनाना है आपको। तो सबसे पहले जिस बच्चे को मीडियन का फॉर्मूला पता है वही कर पाएगा इस क्वेश्चन को। मीडियन का फॉर्मूला आपका होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, अब ये क्या है भाई? L यानी लोअर लिमिट। ठीक है, ठीक है। अब ये लोअर लिमिट क्या है ये भी मैं बताऊंगा। F यानी फ्रीक्वेंसी। आप कहेंगे अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है? अरे ये भी बताऊंगा मैंने। H यानी हाइट। अरे ये हाइट क्या है? अरे ये भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। CF क्या है? CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भाई ये भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। N क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? ठीक है, मीडियन की बात है यानी माध्य की बात है, बीच वाले की बात है, तो इनका बीच क्या होगा? ये तीन इधर ये रहा। बस बस ये आपने बीच का निकाल लिया ना। सबसे पहले निकाल लीजिए अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगी? जोड़ते चले जाइए। चार में क्या जोड़ेंगे? कुछ है ही नहीं इधर, तो चार। पिछले वाले को जोड़ते चले जाइए। चार में कुछ है ही नहीं इधर, तो चार। चार में चार जोड़ा 8, 7 में 4 जोड़ा 11, 11 में 4 जोड़ा 15। मतलब जितने भी पीछे बचे हैं उनको सबको जोड़ते चले जाइए। तो आप क्या करिए, सीधा इसको जोड़ दीजिए ना, क्योंकि ये भी तो पीछे वाले का जोड़ है। 10 और 15 25, 25 और 12 37, 37 और 8 45, 45 और 5 50। ठीक है, ये है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आगे समझ में? हाँ जी, ठीक है भाई। हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एल क्या है? लोअर लिमिट। जो हमने बीच वाला मानना था ना, उसकी लोअर पावर लिमिट देखिए क्या है? 30 से 40 जा रहा है, यानी लोअर लिमिट क्या है? 30। तो यानी एल की वैल्यू 30 प्लस एन क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी इस सभी वाली को जोड़ लीजिए। ये तो क्यूमुलेटिव है ना, ये हमारी सिंपल फ्रीक्वेंसी है, तो सभी को जोड़ेंगे क्या आएगा? 50। अभी तो जोड़ा है, तो ये है 50/2 माइनस सी एफ। अब सी एफ क्या आएगा भाई? सी एफ आपका होगा ये, जो आपकी ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये मेन वाली फ्रीक्वेंसी, इससे एक पहले वाली, इसी को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है आपकी? 15। सिंपल फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है? क्या ये है? 10 इंटू हाइट। हाइट मतलब कितने से कितने का डिफरेंस है? 0 से 10 गए 10 का डिफरेंस, 10 से 20 गए 10 का डिफरेंस, 20 से 30 गए 10 का डिफरेंस, यानी हाइट कितने की है? 10 का डिफरेंस है। अब कर लीजिए सोल्व। ये 2 से गया 25 पे, 10 से 10 कट गया, 25 में से 15 गए, क्या बचा? 10। तो 30 और 10 कितना हो गया? 40। तो आपका मीडियन क्या होगा? 40 होगा, ऑप्शन बी। समझ आ गया? एक बार फॉर्मूला देखिए। मीडियन क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस n/2 यानी टोटल फ्रीक्वेंसी बटे 2 माइनस सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बटे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट। तो एल पता है, लोअर लिमिट कैसे पता लगेगी? बीच वाले को देख लीजिए, क्योंकि माध्यक को बीच वाला बोलते हैं, तो उसकी लोअर लिमिट क्या है? 30 लिख लिया। फिर हमें देखना है एन टोटल फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ दीजिए, सभी को क्या आया? 50। 50 को क्या करना है? 2 से भाग 25 आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो हमारा ये बीच वाला है उससे पहले वाली जोड़ी हुई फ्रीक्वेंसी, जो मैंने क्या किया था? पिछले वाले में जोड़ जोड़ कर निकाली थी। देखो कैसे, ऐसे जोड़नी है ये, पीछे वाले में जोड़ जोड़ कर। ठीक है, तो वो कितनी आई थी? 15। ये दे रखी है देखो, 15 बटे फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? 10 गुणा हाइट, यानी कितने का डिफरेंस है टोटल? ये 10 का। सोल्व किया, आंसर 40। ठीक है भाई, चलो भाई, आज की क्लास आपकी कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। टेंशन मत लीजिए, आप धीरे धीरे सब करने लग जाओगे। जो मैंने क्वेश्चन आपको नोट करने के लिए कहा है वो नोट कर लीजिए। जो आपको लगता है हाँ भी मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा नोट करना, वो आप खुद नोट कीजिए, क्योंकि सभी का अलग अलग सिस्टम होता है पढ़ने का। ठीक है, तो भाई
मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर आप क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है। अब मैं रीजनिंग की भी क्लास लूँगा, आपकी रीजनिंग में भी ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स के साथ। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, सीरीज़, एनालॉजी, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलोगिज्म, रैंकिंग, सभी से टॉपिक से आपके क्वेश्चन होंगे। आज भी आपके 8-9 टॉपिक थे इस चैप्टर में, ठीक है ना, इस क्लास में। तो भाई ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। चलो भाई।